दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का एक पेपर लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा संपन्न कराया गया है। और आपको बता दें कि ये जो पेपर आया था और मैंने जो मॉडल पेपर अपलोड किया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व भी करेंगे और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको सॉल्व कराते चलूँगा। तो आप में से जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का जो टाइटल है वह है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक, और जो कोर्स कोड है वो है B040301T। तो ये जो कोर्स कोड है सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम ही मिलेगा, क्योंकि आपकी ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूरे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के सिलेबस सेम है। आपके एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर है, यानी कि 3 घंटे है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क है वो है 50 नंबर। ये केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो थ्योरी का पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा। अगर टोटल देखें तो टोटल आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर रहा होगा वहाँ पर 100 नंबर का होगा। हर एक पेपर जो होगा 100 नंबर का रहेगा। 75 नंबर आपके पेपर के होंगे, यानी कि थ्योरी के होंगे, और जो 25 नंबर होगा वो प्रैक्टिकल का होगा। आइए पेपर के पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नोट है वो है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आंसर इच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इन 100 वर्ड्स एंड आंसर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन 800 वर्ड्स। तो पहले पार्ट के जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आपको 100 वर्ड में देना है, 100 शब्दों में देना है। बाकी जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको 800 शब्दों में देना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो सार टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो टोटल जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ हर्बेरिया, यानी कि हर्बेरिया की भूमिका क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, इसके लिए मैंने आंसर भी दे रखा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हर्बेरियम है एक तरह से कलेक्शन होता है पौधों के सूखे हुए पार्ट का, यानी कि हम हर्बेरियम में पौधों को सुखाकर उसके जो पार्ट होते हैं उसको संरक्षित करते हैं। तो एक तरह से ये कलेक्शन है। दूसरा है बैंक ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस, यानी कि यह पौधों के स्पेसिमेन का एक तरह से बैंक है। वही हम बात करें इसकी तीसरी भूमिका की, तो ये एक तरह से स्टोर हाउस है, या फिर कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पर पौधों को रखा जाता है। और जो भी नए पौधे हैं या फिर जो हम पौधों का अध्ययन करते हैं इन हर्बेरियम सीड से मैच कराते हैं। तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर्बेरियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है एजुकेशन के फील्ड में। वहीं अगर हम बात करें यह एक तरह से ड्राइड प्लांट लाइब्रेरी है, यानी कि सूखे हुए पौधों का एक लाइब्रेरी है। तो इस तरह से आप रोल ऑफ हर्बेरियम के आंसर को लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है पैलेनोलॉजी, यानी कि पैलेनोलॉजी क्या होता है। यदि हम बात करें पैलेनोलॉजी की, तो पैलेनोलॉजी ग्रीक वर्ड पैलेनोज, जिसका मतलब होता है डस्ट, यानी कि द स्टडी ऑफ पोलन एंड स्पोर आर कॉल्ड पैलेनोलॉजी। तो पैलेनोलॉजी के अंतर्गत हम पोलन ग्रेन यानी कि परागकण और स्पोर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पोलन ग्रेन को स्टडी क्यों किया जाता है उसके रीज़न नीचे दिए गए हैं। जैसे कि अगर हमें कोई फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम पोलन ग्रेन का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा हम पोलन के थ्रू प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सटेंट प्लांट है जो कि ख़त्म हो चुका है या कोई फॉसल्स प्लांट है उसके पोलन ग्रेन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो पास्ट प्लांट है, जो पहले के पौधे हैं, उसकी कम्युनिटी, उसके क्लाइमेट, उसके बायोजियोग्राफी, उसके माइग्रेशन, ठीक है, तो हर चीज़ों को हम पैलेनोलॉजी के थ्रू पता लगा सकते हैं। इसके बाद है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जब मैंने आपको स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ये कौन से फैमिली में पाया जाता है, हर एक चीज़ के बारे में फिर से बता देता हूँ। तो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस आपको बता दें कि ये लेबिएटी फैमिली या फिर कह सकते हैं लेमिएसी फैमिली में देखने को मिलता है।
और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी इन्फ्लोरेसेंस है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये लेबिएटी या फिर कह सकते हैं कि ये लेमिएसी फैमिली में पाया जाता है। तो दोनों फैमिली एक ही है, ये अलग अलग फैमिली नहीं है। लेबिएटी को लेमिएसी फैमिली कहा जाता है। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है कि जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो अपोजिट मैनर में होते हैं, और ये अपोजिट लीफ के एक्सिस पर आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वह क्या कहते हैं कि लीफ का जो बेस वाला रीजन होता है, यानी कि जो एक्सिस वाला रीजन है वहीं से ये डेवलप होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस में लीफ भी अपोजिट मैनर में होते हैं, और साथ ही साथ इनसे निकलने वाले जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो भी अपोजिट मैनर में होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वर्टिसिलास्टर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बताया कि ये लेबिएटी फैमिली में पाया जाता है, तो इसका एक एग्जाम्पल है ओसिमम, जिसे हम बोलते हैं तुलसी। तो तुलसी में वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन पूछा है पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन जानने से पहले पहले हम समझते हैं कि प्लेसेंटेशन होता क्या है। प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी ऑफ ए प्लांट, यानी कि किसी भी पौधे के ओवरी के अंदर ओव्यूल का क्या अरेंजमेंट है उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि प्लेसेंटेशन के कई टाइप है: मार्जिनल, पैराइटल, एक्सियल, फ्री सेंट्रल, बेसल, सुपरफिशियल। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं हर एक प्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल से वीडियो अलग से बना दूंगा। यहाँ पर हम बात करते हैं पैराइटल प्रेजेंटेशन की। तो पैराइटल प्रेजेंटेशन में होता क्या है? ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, यानी कि इसमें जो ओव्यूल होते हैं वो ओवरी के इनर वॉल से जुड़े होते हैं। यानी कि ओव्यूल का जो निर्माण होता है वह ओवरी के इनर वॉल से होता है। और इस तरह का आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है पॉपी में, मस्टर्ड में, यानी कि ये ब्रेसिकेसी फैमिली का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया हुआ है प्लियोमार्फी एंड एपोमार्फी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके सिलेबस में फाइलोजेनेटिक ट्री से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे एपोमार्फी, सिम एपोमार्फी, प्लियोमार्फी, होमोप्लेसी। तो ये सभी ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एपोमार्फी और प्लियोमार्फी। तो इन दोनों के आंसर के साथ साथ बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं एपोमार्फी की। तो एपोमार्फिक कैरेक्टर्स होते क्या है? इफ़ एनी कैरेक्टर प्रेजेंट इन डिसेंडेंट बट नॉट प्रेजेंट इन इट्स एंसिस्टर इज कॉल्ड एपोमार्फिक कैरेक्टर्स। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि एंसिस्टर में मौजूद नहीं होगा, परंतु उनके जो किड्स हैं या फिर कह सकते हैं उनकी संतानों, जिसे हम डिसेंडेंट कहते हैं, उनमें पाया जाता है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं एपोमार्फिक कैरेक्टर। तो एपोमार्फिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एडवांस होते हैं, और एडवांस कैरेक्टर बच्चों में ही पाए जाते हैं, उनके पेरेंट्स में नहीं पाए जाते। तो इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टर जो कि बच्चों में हो यानी कि डिसेंडेंट में हो, बट पेरेंट्स में ना हो यानी कि एंसिस्टर में ना हो, ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं एपोमार्फिक कैरेक्टर्स। अगला पॉइंट ये कहता है कि एनी कैरेक्टर विच इज़ बीइंग इवोल्व आफ्टर ए स्पेसिएशन इवेंट इज़ नोन एज एपोमार्फिक कैरेक्टर्स। तो जब भी हम कोई फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो जहाँ पर कैरेक्टर डाइवर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं नोड। तो नोड ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर स्पेसिएशन इवेंट हुआ है। तो जब स्पेसिएशन इवेंट के बाद कोई नया कैरेक्टर इवॉल्व होता है यानी कि उत्पन्न होता है, तो उसे हम बोलते हैं एपोमार्फिक कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर राइट साइड आप फिगर में देख सकते हैं, जो एपोमार्फिक कैरेक्टर के लिए डिसेंडेंट है उन्हें अलग से डार्क ब्लैक कलर में दिखाया गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, इन फाइलोजेनेटिक ट्री में ये दोनों आपको अलग दिख रहे हैं। अलग क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इनमें आपको अलग कैरेक्टर एंसिस्टर से देखने को मिलते हैं। तो जब एंसिस्टर से अलग कैरेक्टर किसी भी डिसेंडेंट में होता है तो वो कहलाता है एपोमार्फिक कैरेक्टर्स। तो आपको बता दें कि एपोमार्फिक कैरेक्टर को हम एडवांस कैरेक्टर या फिर डिराइव्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। तो राइट साइड आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला कैरेक्टर है ये एपोमार्फिक कैरेक्टर है, यानी कि ये डिसेंडेंट में तो है परंतु एंसिस्टर में
नहीं है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लीजोमॉर्फिक कैरेक्टर्स की। तो प्लीजोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या होते हैं? इफ़ ए कैरेक्टर प्रेजेंट इन लास्ट कॉमन एंसिस्टर देन इज कॉल्ड प्लीजोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि लास्ट कॉमन एंसिस्टर में हो, यानी कि पूर्वजों में हो, तो ऐसे कैरेक्टर को हम प्लीजोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको ग्रे कलर से दिखाया गया है ये कॉमन एंसिस्टर है। अब इसी का कैरेक्टर उसके अगले डिसेंडेंट में है, ठीक है। अब यही सेम कैरेक्टर उसके अगले डिसेंडेंट यानी कि उनके बच्चों में है। तो जब कैरेक्टर आपको उसके कॉमन एंसिस्टर से मिलते हैं तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं प्लीजोमॉर्फिक कैरेक्टर। या फिर चूंकि ये कैरेक्टर जो होता है ये प्रिमिटिव होता है, इसलिए हम प्लीजोमॉर्फिक कैरेक्टर को प्रिमिटिव कैरेक्टर या फिर एंसिस्ट्रल कैरेक्टर भी कहते हैं। यदि आप बाकी टर्म के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ साथ मैंने और भी पेपर सॉल्व कराए हुए हैं और मॉडल पेपर है, उनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उन लिंक पर क्लिक करके बाकी सभी क्वेश्चन और मॉडल पेपर और जितने भी टर्म हैं उनको देख सकते हैं और अपना एक तरह से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को हम अगले पार्ट यानी कि इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं सेकंड पार्ट बनाऊं और पेपर को सॉल्व कराऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आप कमेंट जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उसी आधार पर मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए आपके कमेंट की ज़रूरत है। तो आपके जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो बनाने का। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।